स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है व्यक्ति और समाज का संबंध, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। एक कहावत या कथन जो कि अरस्तु के द्वारा कही गई है, आपने सुन रखी होगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें अपने साथियों के साथ सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करने की एक क्षमता है, एक योग्यता पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने साथियों के साथ सामान्यतः सहयोग करता हुआ सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, वह या तो देवता होता है या फिर वो कोई पशु ही हो सकता है। ऐसा अरस्तु के द्वारा कहा गया कथन था। तो इस कथन से हमें यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समाज में ही संभव है, और यदि कोई समाज के बिना अपना जीवन यापन करता है तो वो या तो देवता है या फिर वह पशु है। मनुष्य का प्रारंभ से लेकर आज तक का जो इतिहास है वो हमें बताता है कि वह समूह या समाज में ही रहकर अपना संपूर्ण जीवन यापन कर सकता है। सामूहिकता उसका विशेष गुण है। वास्तव में व्यक्ति की समाज के बिना और समाज की व्यक्ति के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध हमें दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के द्वारा अपने विचार भी प्रस्तुत किए गए। व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में वैसे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, इसलिए उनमें कई मतभेद पाए जाते हैं। लेकिन इसके संबंध में कुछ मुख्य दो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें है एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत और एक है सावयवी सिद्धांत, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। एक सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सिद्धांत हॉब्स ने, लोक ने और रूसो ने आपके विचारों पर आधारित है। ये तीनों ही दर्शन शास्त्रीय हैं और इन दार्शनिकों के अनुसार प्रारंभ में व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था या वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था। उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं था, किसी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव नहीं था। वह पशु पक्षियों के समान कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमता फिरता रहता था। वह प्रकृति पर पूरी तरीके से आश्रित था और उसी की सहायता से वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। इस प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ भी बढ़ती गई। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे मनुष्य जीवन कठिन हो गया, जटिल हो गया, और उसे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे कठोर संघर्ष और कठिन परिश्रम करना पड़ा। धीरे धीरे मनुष्य भूमि पर अधिकार करने लगा। प्रारंभ में मनुष्य स्वतंत्र था, वो हर जगह भ्रमण करता रहता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसका जीवन कठिन हो गया, वैसे वैसे उसने भूमि पर अधिकार करना शुरू कर लिया। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली था, पावरफुल था, उसने उतनी ही अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया, और भूमि पर इस प्रकार अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गया। पहला वर्ग धनी वर्ग था, वो काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा जैसे कि जो जितना शक्तिशाली था उसने उतनी ही अधिक ज़मीन पर, उतने ही अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जमा लिया था, और इसका बहुत अधिक भूमि पर अधिकार हो गया था। इसीलिए ये शक्तिशाली लोग धनी वर्ग बन गए। दूसरा वर्ग था निर्धन वर्ग, जिसे हम कमज़ोर वर्ग भी कह सकते हैं, और इसके पास
भूमि नहीं थी या फिर बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि ये इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि धनी वर्ग के व्यक्ति शक्तिशाली थे, और उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक ज़मीन पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत आपने सुनी होगी कि बलशाली की ही जीत होती है, वही वाली कहावत यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जो जितना शक्तिशाली बलशाली होता है वह ही जीतता था। शक्तिशाली लोग मनमानी करने लगे और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। यह स्थिति असुविधाजनक के साथ ही साथ असहनीय भी थी। रूसो ने कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्रित होकर समझौता किया। इस समझौते के अनुसार प्रत्येक की स्वतंत्रता की रक्षा की बात सोची गई। इस समझौते के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया। लोगों की स्वतंत्रता को छीनने वालों को सजा देने का निर्णय किया गया। इसके संबंध में हॉब्स ने बताया कि अपनी रक्षा और समान हितों को पूरा करने के लिए व्यक्ति ने समाज की स्थापना की है। समान उद्देश्यों को लेकर ही समाज की रचना की गई। सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि व्यक्ति ने ही जानबूझकर समाज की स्थापना की है और इसीलिए समाज की बजाय व्यक्ति प्रमुख है। व्यक्तिवादिता के अधिक बढ़ जाने से समाज में संघर्ष होने लगा, ईर्ष्या की भावना बढ़ गई, द्वेष, तनाव होने लगा, झगड़े बढ़ते गए। व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से संघर्षमय बन गया और जीवन में असुरक्षा बढ़ती गई। इस स्थिति से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तियों ने समाज की स्थापना की। इस तरह समाज की स्थापना व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन के रूप में की गई, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। इसी दृष्टि से सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति की तुलना में समाज को प्रधानता दी, व्यक्ति को प्रमुख माना और समाज को गौण माना। इन लोगों ने समाज और सामाजिक जीवन को कृत्रिम और बनावटी माना। इनके अनुसार समाज और मनुष्य दो अलग अलग वस्तुएं हैं जिनमें से व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में प्राकृतिक नियमों का स्थान मानव निर्मित कानूनों ने ले लिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई। एडम स्मिथ और उनके समर्थकों की भी मान्यता है कि पारस्परिक रूप से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक कृत्रिम व्यवस्था है। लेकिन कुछ विद्वानों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना भी की है, क्रिटिसिज्म किया है, और उन्होंने सिद्धांत की कुछ कमियां बताई है। जैसे पहली कमी ये बताई गई है कि इस बात के कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मानव इतिहास में कभी ऐसा समय भी रहा है जब मनुष्य का अस्तित्व तो रहा हो और समाज का अस्तित्व ना हो। मतलब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मानव इतिहास में सदैव ही समाज का अस्तित्व रहा है, मतलब जब से मनुष्य है तब से समाज है। लेकिन सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये कहता है कि पहले मनुष्य था, पूरी तरीके से स्वतंत्र था, धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई और समाज का निर्माण जानबूझकर किया गया, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के बाद मनुष्य का जीवन जटिल हो गया। जो शक्तिशाली था उसने प्राकृतिक संसाधनों भूमि पर अधिकार स्थापित कर लिया था, संघर्ष बढ़ गया था, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने सभी को समान अधिकार प्रदान करने के लिए समाज की स्थापना की थी, लेकिन कुछ विद्वान इसका खंडन करते हैं। दूसरी कमी ये बताई गई है कि यदि ये मान लिया जाए कि मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति जंगली, असभ्य और बर्बर था, तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में उसके द्वारा सोच विचार कर समाज जैसी व्यवस्था की स्थापना कैसे की जा सकती है। वास्तव में उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। तीसरी कमी ये है कि यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज को दो पृथक पृथक वस्तुएं मानकर चलता है। वास्तव में व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पृथक दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, ये दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसे कि हमने
शुरू में ही पढ़ा था कि व्यक्ति और समाज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं मान सकते कि एक ऐसा भी समय रहा होगा जब व्यक्ति था लेकिन समाज नहीं था। तो इस प्रकार से इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की एक कमी ये भी है। एक कमी यह है कि ये सिद्धांत समाज को व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम रचना मानकर चलता है, परंतु इस मान्यता के लिए ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति ने समाज की जानबूझकर कृत्रिम रूप से रचना की है, लेकिन हमें इसके कहीं पर भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए हम इस समाज को नहीं मानते। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था। यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज के बीच समझौते का संबंध मानता है, जबकि व्यक्ति और समाज के बीच पाए जाने वाला संबंध बहुत ही घनिष्ठ और आंतरिक है, जिसकी व्याख्या हम समझौते के रूप में नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति को प्रमुख मानता है और समाज को गौण मानता है। इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने व्यक्ति को प्राथमिकता दी है और समाज को द्वितीयक माना है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति और समाज दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। किसी को भी किसी से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता और नहीं आंका जा सकता है। दोनों का ही महत्व बहुत अधिक है।